पिछले दिनों मैंने आप सभी को शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा इत्यादि टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बताया था। आज हम एक नया टॉपिक शीत युद्ध की समाप्ति के कारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में बताया था कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। परंतु शीत युद्ध का अंत केवल सोवियत संघ के विघटन के साथ के कारण ही नहीं हुआ, बल्कि 1980 के दशक में विश्व राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव सन 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने देश में आंतरिक सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण नीतियां लागू की, इनका नाम है पेरेस्ट्राइका, हिंदी में पुनर्निर्माण, तथा दूसरा है ग्लासनास्ट, खुलेपन। मिखाइल गोर्बाचेव ने जहां आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए पेरेस्ट्राइका अर्थात पुनर्निर्माण की नीति को लागू किया, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए ग्लासनास्ट अर्थात खुलेपन की नीतियों को लागू किया। और यही दोनों नीतियां मुख्य रूप से यह मानी जाती हैं कि यह शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बनी, जो सोवियत संघ का विघटन का मुख्य कारण थी। इस पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनास्ट का व्याख्या हम अगले अध्याय में करेंगे। दूसरा है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। सोवियत संघ सन 1990 के आसपास आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर हो गया था और अपने अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने अनेक ऐसी आर्थिक नीतियों को लागू किया जो उसके विघटन के लिए उत्तरदायी रही। तीसरा है सोवियत गणराज्यों में असंतोष, अर्थात साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत 15 देशों से मिला हुआ एक सोवियत गणराज्य था और उन गणराज्यों में कुछ ऐसे देश थे जिनमें असंतोष फैल गया था और उन देशों में लोकतंत्र के पक्ष में जनता आ गई थी और उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था के आधार के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आता है बर्लिन की दीवार का टूटना। जर्मनी का विभाजन कर बर्लिन की दीवार बना दी गई थी, लेकिन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन का दीवार टूटना शीत युद्ध के समाप्ति के प्रमुख कारणों में एक है। बर्लिन की दीवार टूटने के कारण पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी के लोगों की आवाजाही आसानी से एक दूसरे क्षेत्र पर होने लगी। इसके साथ ही साथ पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण, पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी को मिलाकर 3 अक्टूबर 1990 को एक देश बना। वह देश जर्मनी के नाम से कहलाया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन होना ही शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होने के परिणाम स्वरूप केवल विश्व में एक महाशक्ति बनी अमेरिका, जिसके कारण शीत युद्ध का अंत हो गया। इन उपरोक्त 5-6 कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे जिसने शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच 1985 से लेकर 1988 के बीच 5 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए और इन शिखर सम्मेलनों ने दोनों देशों के मध्य तनाव में कमी लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया
और जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के अंत में इन सम्मेलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साथ शीत युद्ध के युग का अंत हो गया। इसके साथ सोवियत संघ के नेतृत्व वाली साम्यवादी गुट समाप्त हो गया। सोवियत विघटन के बाद सोवियत संघ का नया नाम रूस हो गया। हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध तथा भारत, अर्थात शीत युद्ध के समय भारत की नीतियां किस प्रकार थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व अमेरिका तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों में बढ़ गया था। ऐसी परिस्थितियों में भारत के सामने किस प्रकार का विकल्प था। भारत ने ऐसी परिस्थितियों में अपने तथा अन्य विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक नई नीति को अपनाया, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। भारत के नीति निर्माताओं का विश्वास था कि शीत युद्ध शांति के लिए खतरा है, क्योंकि शीत युद्ध दोनों गुटों के मध्य न केवल शस्त्रों की होड़ को बढ़ाया था, बल्कि उसने पूरे विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। अतः भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि भारत ने एक नई नीति का प्रतिपादन किया, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। शीत युद्ध के प्रति भारत की निम्नलिखित नीतियां थी। जैसे किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अर्थात जो दोनों गुट थे अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल करने के लिए भारत सहमत नहीं था। दूसरा था महाशक्तियों तथा उसके सैनिक गठबंधनों से स्वयं को दूर रखना। दोनों महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अनेक सैनिक गठबंधनों की स्थापना की थी, जिसमें नाटो, सेंटो, सीटो, अंजुस तथा वार्सा पैक्ट जैसी संधियां थी। लेकिन भारत ने इन दोनों सैनिक गठबंधनों से स्वयं को दूर रखा। तीसरा है कि महाशक्तियों द्वारा अपने गठबंधन में नवोदित राष्ट्रों को शामिल करने का विरोध करना। सन 1950 के आसपास विश्व में अनेक देशों को आज़ादी मिली और उन नवोदित देशों को, जिन्हें हाल ही के वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, दोनों गुट अपने गुट में शामिल करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भारत ने महाशक्तियों द्वारा अपने गुट में इन नवोदित देशों को शामिल करने का विरोध किया गया है। साथ ही साथ विकासशील देशों में एकता और पारस्परिक सहयोग को मजबूत करना, क्योंकि भारत स्वयं एक विकासशील देश था और उसे सन 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत यह जानता था कि बिना विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग तथा एकता के विकास संभव नहीं है। इसीलिए भारत ने विकासशील देशों में एकता और पारस्परिक सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया। शीत युद्ध के प्रति भारत की यह नीतियां रही हैं। अब हम एक नया टॉपिक द्विध्रुवीता, बायोपोलैरिटी पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक की विश्व व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि सन 1945 से लेकर 1991 तक का युग शीत युद्ध का समय था और उस समय विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, और इन्हीं दोनों गुटों को ही द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात द्विध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। दोनों महाशक्तियां विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका तथा सोवियत संघ यह विश्व की दो महाशक्तियां थी और दोनों ने अपने गुटों की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया। दोनों के मध्य अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति बन गई थी। दोनों ने अपने प्रभाव और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अनेक सैनिक गठबंधनों की स्थापना की।
नाटो, सीटो, सेंटो, अंजुस, वार्सा पैक्ट इत्यादि, तथा अपने गुटों का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। इस स्थिति को द्विध्रुवता के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि द्विध्रुवता के कारण क्या है। द्विध्रुवता के अनेक कारण हैं। उन कारणों में कुछ कारण प्रमुख हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा। सन 1945 से लेकर सन 1991 तक विश्व राजनीति शीत युद्ध के प्रभाव में था। इसके परिणाम स्वरूप विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका तथा सोवियत संघ, और इसी अमेरिका तथा सोवियत संघ की महाशक्ति के द्वारा द्विध्रुवता का जन्म हुआ। दूसरा है कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की होड़ तथा पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि वे अधिक से अधिक अपने गठबंधनों को मजबूत करें और महाशक्ति बने। तीसरा था अमेरिका तथा सोवियत संघ के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों पर नियंत्रण करने की इच्छा। अमेरिका तथा सोवियत संघ की इच्छा थी कि जो एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देश हैं, जो दो नवोदित राष्ट्र हैं, उन्हें अपने गुट में शामिल कर अपनी शक्ति को वृद्धि करना। यह द्विध्रुवता के प्रमुख कारण थे। एक नया टॉपिक है, उससे संबंधित द्विध्रुवता की चुनौतियाँ। चैलेंज ऑफ द बाइपोलैरिटी। शीत युद्ध काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता द्विध्रुवता थी, परंतु द्विध्रुवता की यह स्थिति अंतिम तथा पूर्ण नहीं थी, क्योंकि विश्व में अनेक ऐसे भी राष्ट्र थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। इन देशों में अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के वे देश थे जिन्हें तीसरी दुनिया के देश के रूप में जाना जाता है। तीसरी दुनिया के देशों ने दोनों गुटों से दूर रहकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने पर बल दिया। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच बनकर उभरा जिसने द्विध्रुवता को चुनौती दी तथा दोनों गुटों की संख्या तथा शक्ति को सीमित किया। हम इस प्रकार यह जानने का प्रयास करते हैं, या हमें मालूम हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवता को चुनौती पैदा की और द्विध्रुवता की शक्ति को कम करने का प्रयास किया।